नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। रुकिए, अगर आप वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हैं, तो 3-4 सवालों का जवाब देकर देखिए। अगर आपके सवाल सही होते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर गलत होते हैं, तो आपको सुधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इस क्विज़ में आज हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं, ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही गारंटी के साथ देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अंत में अपना स्कोर हमें ज़रूर बता के जाना। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिजोलिया शिलालेख जो कि कब का है? 1170 ईस्वी का है। के रचयिता कौन है? जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो साथियों, बिजोलिया शिलालेख के हमसे रचयिता पूछे हैं, तो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना कब हुई थी? 1170 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी बताइए? तो इसकी जो रचना की गई थी, ये की गई थी ऑप्शन ए गुणभद्र के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गुणभद्र के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुवलयमाला ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरि ने। तो साथियों, पहला प्रश्न तो यही होगा कि कुवलयमाला ग्रंथ की जो रचना है किसने की थी? उद्योतन सूरि ने की थी। कब की थी? 8वीं सदी में की थी। परंतु किस दुर्ग में रहकर की थी, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो साथियों, अच्छे से याद कर लीजिए, उद्योतन सूरि के द्वारा कुवलयमाला की रचना की गई। कब की गई? 8वीं सदी में की गई। और जिस दुर्ग में रहकर की गई, उस दुर्ग का नाम हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जालोर दुर्ग, जिसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। कौन-सा? ऑप्शन सी। और अगर साथियों प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वर्णगिरी का किला कहाँ पे है? सुनने में एक समान लगता है, लेकिन स्वर्णगिरी का जो किला है, ये तो जालोर का है, लेकिन जो स्वर्णगिरी का किला है, ये सोनारगढ़, जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के किले को कहते हैं सोनारगढ़, जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? तो साथियों, जो वर्टिसोल मृदा है, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा होती है? काली रेगुर मृदा होती है। और किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी में राजस्थान का कौन-सा हिस्सा आता है? हाड़ौती का पठार आता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि जिले आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्टिसोल मृदा किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? हाड़ौती का पठार। ऑप्शन सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल या रियासत में मनाया गया था? तो साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, कृष्णा दिवस कब मनाया गया? 1936 में मनाया गया। और किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया? तो साथियों, ये मारवाड़ था जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया? 1936 में। और ये क्यों मनाया गया? तो जो कृष्णा कुमारी है, इसका जो अपहरण हुआ था, उसके विरोध में न्याय दिलाने के लिए कृष्णा दिवस मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदम कद चित्र अर्थात साथियों लाइफ साइज पोर्ट्रेट, बहुत बड़े जो आदम कद चित्र होते थे, बनाने के लिए राजपूताना की कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध रही है? तो साथियों, आदम कद चित्र आपसे पूछ ले जाए तो राजपूताने की कौन सी शैली इसके लिए प्रसिद्ध रही है? तो आदम कद चित्रों का जो संबंध हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन है सी। कहाँ से? जयपुर शैली से इसका संबंध हो जाएगा। और जयपुर शैली में भी चित्रकार का नाम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? साहिब राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहिब राम, क्योंकि जयपुर जो चित्रकला शैली है, इसमें जो साहिब राम है, इसके द्वारा सवाई ईश्वरी सिंह का पहला आदमकद चित्र बनाया गया था, जिसके के लिए शैली बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला आदमकद चित्र किसका था, किसने बनाया था? साहिब राम ने बनाया था, लेकिन बनाया किसका था? तो सवाई ईश्वरी सिंह का बनाया था। किसका बनाया था? सवाई ईश्वरी सिंह का बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दावड़ा कांड 13 मार्च 1947 का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से था? तो साथियों, जो दावड़ा कांड है, किसका संबंध किस किसान आंदोलन से होगा? तो दावड़ा कांड का जो किसान आंदोलन का जो संबंध है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डीडवाना मारवाड़। ऑप्शन बी से संबंधित हो जाएगा कौन सा? दावड़ा, क्योंकि 13 मार्च 1947 को डीडवाना क्षेत्र के जो डावड़ा गांव था, यहाँ पे जागीरदारों द्वारा किसानों की सभा पर हमला किया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दावड़ा कांड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारकसी के जेवर क्या होते हैं? चांदी के जो बारीक तार है, उनके जो आभूषण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तारकसी के जेवर कहते हैं, क्योंकि बारीक तारों से बने होते हैं, उनको कस के बनाया जाता है। तो राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तारकसी के जो जेवर हैं, ये तारकसी के आभूषण है, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो तारकसी के जो आभूषण है,
इनकी जो बनाने की कला है, तारकसी कहलाती है। चांदी के बारीक तारों को क्या कहलाती है? तारकसी। और ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में आनंदपुर भुकिया और जगतपुर भुकिया, साथियों ये बहुत ही चर्चित स्थान है। हालांकि कहाँ पे स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। पिछले साल तक इनके बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये किस खनिज के विपुल भंडार के लिए चर्चित है? तो साथियों आप यहाँ लोएस्क, तांबा या सीसा जस्ता मत करके आना, क्योंकि जो आनंदपुर भूकिया और जगतपुर भूकिया है, ये स्वर्ण या सोना के खनिज के विपुल भंडार के लिए चर्चित है। किसके लिए? सोने के विपुल भंडार के लिए चर्चित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर जयपुर राजधानी बनी थी? तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न हो गया। हम एकीकरण में सब कुछ याद कर लेते, किसने उद्घाटन किया, किस तिथि को इसका निर्माण हो, किस चरण का निर्माण हुआ, कौन किस शासक को वहां का महाराज प्रमुख बनाया गया, किसको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये प्रश्न आपको बिल्कुल हटके मिलेगा कि सत्यनारायण राव समिति का गठन किस चरण में किया गया था। तो साथियों कौन से चरण में किया गया था? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम चरण? तो साथ इसका जो मतलब जो सत्यनारायण समिति का जो गठन किया गया था, ये किया गया था कौन सा? ऑप्शन है सी, चतुर्थ चरण, जिसको व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और इसका जो गठन है चतुर्थ चरण का, कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया था। किसका? वी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत ही जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिक्कों को कांकनवाड़ी के दुर्ग में कैद किया था। तो साथियों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो औरंगजेब था, इसने अपने भाई दारा सिक्कों को कहाँ पे कैद किया था? कांकनवाड़ी के दुर्ग में किया था। तो ये दुर्ग राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो साथियों ये कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? ऑप्शन है सी, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और क्यों, कब बंद किया था औरंगजेब ने इसको, अपने भाई को? उत्तराधिकारी युद्ध के लिए। किसके लिए? उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1544 ईस्वी में लड़े गए गिरिशमेल का युद्ध। तो साथियों जो गिरिशमेल का युद्ध है कब हुआ था? 1544 में हुआ था। शेरशाह सूरी के विरुद्ध मालदेव के कौन से दो वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो साथियों अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाए, गिरिशमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में हुआ। एक तो आप यही याद कर लीजिए इस प्रश्न को। और शेरशाह सूरी के विरुद्ध मालदेव के कौन से दो वीर सेनापति लड़ते हुए शहीद हुए? तो शेरशाह सूरी और मालदेव के विरुद्ध हुआ। कब हुआ गिरिशमेल का युद्ध? 1544 में हुआ। और जो वीर सेनापति जो लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनके नाम हो जाएंगे ऑप्शन है बी, जैता और कूपा। कौन से? जैता और कूपा शहीद हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है, जिस पर 1992 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था? तो साथियों किन लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? तो साथियों गुगर गुर्जर जाति के जो आराध्य देव हैं देवनारायण जी, इनकी फड़ राजस्थान में क्या है? सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ इनकी है। और इसी फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। किनके? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनारायण जी। और जो डाक टिकट की अगर आपसे पूछ ली जाएगी कितने रुपए का जारी किया गया था, तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवलखा सागर, नवलखा बावड़ी, नवलखा दरवाजा क्रमशः राजस्थान के किन जिलों स्थानों पर स्थित है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न बना है, क्योंकि आपको नवलखा बावड़ी, नवलखा दरवाजा और नवलखा सागर को लेकर हमेशा माइंड में कंफ्यूजन रहता है। हम यहाँ पे जानबूझ के भी मतलब गलती से भी गलती कर ही देते हैं, ना सोचते हुए भी कि हाँ बिल्कुल नौलखा सागर में ये आएगा वो आएगा। तो अब आप इसको आज अच्छे से इस प्रश्न को अच्छे से दिमाग में माइंड में फिक्स कर लीजिए। तो देखते हैं नौलखा सागर की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जो नौलखा सागर है ये कहाँ पर है? ये बूंदी में है। कहाँ पे है नौलखा सागर? ये बूंदी में है। और अगर नवलखा बावड़ी की बात करें साथियों, तो नवलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। पीरमल प्रीमल देवी के द्वारा निर्मित है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। और अगर नवलखा दरवाजा की बात करें साथियों, कि ये जो नवलखा दरवाजा है तो ये कहाँ पे स्थित है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो आप अच्छे से इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए कि नवलखा सागर कहाँ है? बूंदी, बावड़ी डूंगरपुर, और नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में। तो साथियों देखते हैं बूंदी, डूंगरपुर, रणथंभौर हमें किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन है बी बिल्कुल हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छेड़ा फाड़ना राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित तलाक की एक पारंपरिक प्रथा है? तो साथियों छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तलाक की एक पारंपरिक प्रथा को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और ये किस भी जनजाति की पारंपरिक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भील जनजाति की पारंपरिक परंपरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी में राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाएगा साथियों। जो 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी में स्थित है और राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था? तो साथियों धाबाई देवा अर्थात देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड पूछा है? कौन सा पूछा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड राजस्थान का कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4A दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी मैदान है जो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर इसमें जिले पूछ ले जाए तो इसमें जो जिले आते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायचा किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से मांगणियार जाति के द्वारा किया जाता है? तो साथियों जो कामायचा है ये कैसा वाद्य यंत्र है? तो कामायचा एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र है। और तत्ववाद्य यंत्र मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है साथियों। तत्ववाद्य यंत्र जो तारों से बना होता है। कैसे किससे बना होता है? तारों से तारों से बना होता है उसको क्या कहते हैं? तत्ववाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से किसके द्वारा मांगणियार जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया गया था? तो साथियों विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1920 में किया था। और पूछा गया है कि कहाँ से किया गया है? तो साथियों वर्धा महाराष्ट्र से किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से किया था 1920 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नारोधूणा पर किया जाता है? तो साथियों जो अग्नि नृत्य आपको पता है बीकानेर का प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो कि बटबड़ पक्षी इंपीरियल सैंड ग्राउज के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों गजनेर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान के कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है बी बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों मनोविज्ञान का सही संधि विच्छेद पूछा है। तो मनोविज्ञान का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मन प्लस विज्ञान। और संधि पूछ ली जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। क्योंकि विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन आने पर विसर्ग किस में बदल जाता है? ओम में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है साथियों? तो नीलकंठ में जो समास हो जाएगा अर्थात यहाँ तीसरा अर्थ प्रधान है तो कौन सा समास हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका भगवान शिव। तो यहाँ पे तत् बहुव्रीहि समास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन है सी। जब दोनों पद ना होकर तीसरा पद प्रधान हो तो क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों दुर्व्यवहार में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है दुर कौन सा? दुर उपसर्ग प्रयोग में आया है। कौन सा? दुर। और इसमें व्यवहार मूल शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़ाकू शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विभाजन क्या है? तो साथियों जो लड़ाकू शब्द है इसमें देखते हैं। इसमें लड़ना क्या है? क्रिया है साथियों। क्या है? लड़ना क्रिया है। और मूल रूप से इसमें देखा जाए तो लड़ प्लस आकू क्या हो जाएगा साथियों? लड़ प्लस आकू इसमें हो जाएगा। तो मूल शब्द और प्रत्यय का जो सही विभाजन है ये हो जाएगा लड़ प्लस आकू। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम का उचित विलोम शब्द क्या होगा साथियों? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द? आपको सबको पता होना चाहिए। कृत्रिम का जो विलोम शब्द हो जाएगा नैसर्गिक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कृत्रिम यानी बनावटी और नैसर्गिक यानी प्राकृतिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? साथियों आंख का पर्यायवाची नहीं है हमसे पूछा गया है। तो हम देखते हैं। लोचन लोचन किसका होता है? आंख का होता है। बिल्कुल सही है। चक्षु भी आंख का होता है। दृग भी आंख का होता है। लेकिन रुधिर किसका होता है? रुधिर यानी रक्त या ब्लड का ये होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची रुधिर नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गूलर का फूल होना। साथियों गूलर का फूल होने का अर्थात है बहुत ही कैसा होना?
दुर्लभ होना या बहुत ही कम मिलने वाला, तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गूलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? साथियों, जो पहले कभी न हुआ हो, तो वो क्या होता है? जो पहले कभी न हुआ हो, जो घटना कभी नहीं हुई हो, तो वो क्या कहलाती है? अभूतपूर्व कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो घटना पहले कभी नहीं हुई हो, वो अभूतपूर्व कहलाती है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाँटना है साथियों हमको, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करें तो देखते हैं। आशीर्वाद बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही है, श्रृंगार भी बिल्कुल सही है साथियों, कवियत्री भी बिल्कुल सही, क्योंकि क, व, य और छोटी ई की मात्रा त्रय में बड़ी ई की मात्रा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो साथियों जो ज्योत्सना है, ये अशुद्ध है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ज्योत्सना को ऐसे नहीं लिखा जाता, ज्योत्सना को ऐसे लिखा जाता है, ज्योत और आदत से और न, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आदत है और आधा से इसका ज्योत्सना में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे को बाजार जाना है, शुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप है क्या होगा साथियों? तो मेरे को बाजार जाना है, तो साथियों हिंदी व्याकरण में मेरे को, तेरे को जैसे सर्वनाम शब्द संबंधी अशुद्धि माने जाते हैं, मेरे को और तेरे को, तो इसका जो क्या हो जाएगा साथियों? मुझे को, मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, मने बाजार जाना है या मेरे को बाजार जाना है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुझे बाजार जाना है। मेरे को तेरे को क्या हो जाएंगे? या शुद्ध हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश के प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक, ही इज ब्लैंक एमएलए फ्रॉम अवर कंस्टिट्यूएंसी। तो साथियों ये जो हमारा 31वां प्रश्न है, ये किसका हो जाएगा? ये आर्टिकल का हो जाएगा। तो आर्टिकल हमको पता होना चाहिए कि वोवल साउंड आए तो एन का प्रयोग, और कॉन्सोनेंट का साउंड आवे तो किसका? ए का प्रयोग करते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो एमएलए का जो शब्द है, तो साथियों एमएलए को जब हम बोलेंगे एम एल ए, तो क्या आएगा साथियों? ए की ध्वनि आ रही है, वोवल की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे ही इज एन एमएलए फ्रॉम अवर कंस्टिट्यूएंसी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एन का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई प्रेफर ड्रिंकिंग टी ब्लैंक कॉफी। तो साथियों प्रीफर के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन बताना है यहाँ पे? तो प्रीफर के साथ साथियों हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? फिक्स प्रीपोजिशन है। प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका होता है? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो आई प्रेफर ड्रिंकिंग टी टू कॉफी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेंस है बाय द नेक्स्ट मंथ बी ब्लैंक अवर सिलेबस। तो साथियों बाय द नेक्स्ट मंथ भविष्य के लिए एक निश्चित समय तक काम पूरा होने को दर्शाता है। बाय नेक्स्ट मंथ किसके? भविष्य के लिए। तो भविष्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका? एक मिनट। भविष्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर, अच्छे से समझ लेना इसको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में साथियों क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव कंप्लीटेड अवर सिलेबस। तो साथियों इसमें क्या आ जाएगा? फ्यूचर के हिसाब से विल हैव कंप्लीटेड, ऑप्शन भी बिल्कुल है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैसिव वॉइस में बदलना है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथियों इसकी जो वॉइस है वो हमको बदलनी है। वॉइस कितने होता है? होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो साथियों प्रेजेंट सिंपल का अगर हम पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। तो पीपल को पैसिव में क्या लिख देंगे? बाय पैसिव लिखना आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो साथियों देखते हैं। इंग्लिश इज पीपल विल पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो साथियों इसका बन जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। वाक्य क्या है देखते हैं। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो साथियों आपको जब भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ जहां जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ जहाँ पे आ जाए, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो साथियों सूरज हमेशा कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। इसमें कोई शंका या डाउट थोड़ी है। ये तो यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज हमेशा कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। तो इसको तो हम वाक्य को चेंज कर ही नहीं सकते। तो क्या आ जाएगा? ही सेड दैट
द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों हमने यहाँ पे वाक्य को नहीं बदला? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड वर्ड एबंडन। तो साथियों एबंडन का हमको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। तो एबंडन का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों? एबंडन यानी छोड़ देना या त्याग देना। क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। तो एबंडन का जो साथियों क्या हो जाएगा? कीप यानी रखना होता है, शर्ट, एनलार्ज और फोरसेक। तो साथियों इसका जो सिनोनिम हो जाएगा फोरसेक हो जाएगा, क्योंकि फोरसेक यानी क्या होना है? छोड़ देना या त्याग देना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड ऑप्टिमिस्ट। तो साथियों ऑप्टिमिस्ट यानी क्या होता है? साथियों आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट यानी होता है आशावादी। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? इसका एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम क्या होता है? विपरीतार्थक। तो आशावादी, जो व्यक्ति आशावादी होता है तो उसका उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? निराशावादी होगा। तो पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं, रियलिस्टिक भी नहीं आएगा, पैसिमिस्ट हो जाएगा। क्योंकि पैसिमिस्ट यानी क्या होता है साथियों? निराशावादी होता है। कैसा होता है? निराशावादी हो जाएगा। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। साथियों वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है ऑप्शन सी एथेइस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एथेइस्ट कहलाता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बाइट द डस्ट। तो साथियों टू बाइट द डस्ट का मतलब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो टू बाइट का डस्ट का अर्थ होता है, टू बाइट द डस्ट का बुरी तरह हार जाना या नष्ट हो जाना, बुरी तरह हार जाना या नष्ट हो जाना। तो साथियों इसका जो हमको पूछा गया ईडियम क्या होगा? तो साथियों इसका जो ईडियम हो जाएगा वो हो जाएगा टू सफर ए डिफीट। टू सफर ए डिफीट यानी कि हारना, टू सफर ए डिफीट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साथियों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखा तो साथियों ये मीनिंग मैंने आपको बता दी थी, बहुत बार प्रश्न में पूछी जाती है। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस डबल सी और डबल एम देखना है। जिसमें भी डबल सी और डबल एम है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं। ए डबल सी ओ एम ओ, एक एम है गलत हो जाएगा। ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए एस आई ओन, अकोमोडेशन में एस थोड़ी आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओन। साथियों दोनों मिल गए, ये बिल्कुल सही। और ए सीओ आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अकोमोडेशन में ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओन इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? तो फायरवॉल तो आपको पता होना चाहिए साथियों। फायर और वॉल, वॉल यानी दीवार, दीवार क्या साथियों? रोकती है। तो अनाधिकृत पहुंच या अन्य ऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर मुख्य भाग क्या कहलाता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार का प्रबंधन करता है? तो साथियों लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है वो क्या कहलाता है साथियों? वो कोर कहलाता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केरनेल, के ई आर एन ई एल। साथियों क्या कहलाता है? केरनेल। ये मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संचार करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। L1, L2 और L3 किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न स्तर हैं? साथियों क्या पूछा गया है? L1 पूछा गया है, L2 पूछा गया है और L3 पूछा गया है। तो साथियों ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली कैश मेमोरी के क्या है? विभिन्न स्तर हैं। किसके? कैश मेमोरी के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी कैश मेमोरी के ये विभिन्न स्तर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदरबोर्ड में CMOS बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों मदरबोर्ड में जो CMOS बैटरी का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है सिस्टम के समय, तिथि और बायोस की सेटिंग को सुरक्षित रखना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाडूप नामक प्रसिद्ध ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का मुख्य रूप से किस तकनीक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों जो हाडूप नामक प्रसिद्ध ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है इसका जिस तकनीक के लिए प्रयोग किया जाता है वो तकनीक हो जाएगी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? साथियों 5 दिया है, 11, 24, 51 और 106 दिया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हो सकता है। 5 इंटू 2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 11। इसी प्रकार 11 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 24। इसी अगले इसी क्रम में 24 इंटू 2 प्लस
1, 2 और इसके बाद 3 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। फिर 51 इंटू 2 प्लस 4 आ जाएगा। तो 51 इंटू 2 प्लस 4 बराबर 106 आ जाएगा। इसी क्रम में 106 इंटू 2 प्लस क्या जोड़ेंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या आएगा? 217 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 217 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते एक महिला ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है साथियों? तो तस्वीर वाला व्यक्ति है जो उस महिला का क्या लगेगा? एक तस्वीर की ओर इशारा किया महिला ने कि महिला के दादा का इकलौता पुत्र कौन लगेगा? एक बार इसको देख लेते हैं। महिला के महिला के दादा का इकलौता पुत्र महिला का क्या लगेगा? महिला का पति लगेगा। फिर इसी क्रम में महिला के पिता का जो पुत्र है वो क्या लगेगा? महिला के पिता का पुत्र पूछा है। महिला के पिता का जो पुत्र है वो क्या लगेगा? महिला का भाई लगेगा। तो साथियों तो तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है साथियों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भाई लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़का दक्षिण की तरफ 30 मीटर चलता है। ये केंद्र बिंदु मान लो इसको। फिर दक्षिण की तरफ 30 मीटर चलता है। कितना? 30 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो साथ ही दाईं ओर मुड़कर फिर 30 मीटर चल दिया। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर 20 मीटर चल दिया बाईं ओर मुड़कर। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चल रहा है साथियों? तो ये उसका कौन सा हो गया? प्रारंभिक स्थान हो गया। और यहाँ से अगर दिशा पूछ ली जाए तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी साथियों? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? क्योंकि ये तो नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी साथियों? ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ नहीं साथियों, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी? साउथ और वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन और क्षारक कौन से होते हैं साथियों? तो डीएनए में जो पाए जाने वाले प्यूरिन और क्षारक हैं वो एडेनिन और गुआनिन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरीचिका का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जो रेगिस्तान या सड़क पर जो धूप में हमें दिखने वाली क्या होती है? प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है क्या? मरीचिका। जो हमें पानी सा दिखाई देता है या परछाई सी दिखाई दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? मरीचिका कहते हैं। और वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लास्ट का जो प्रश्न है साथियों मैं कह सकता हूँ आपसे गारंटी के साथ की परीक्षा में आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। तो इसको याद रख लीजिए, मरीचिका किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न। साथ ही इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपसे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमें भी आपका इस सब सहयोग से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।